इंग्लिश एकेडमी। आई एम रुचिका और आज का हमारे रिवीजन का चैप्टर है क्लास 12 इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक की पोएम का नाम है अ रोड साइड स्टैंड रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो हम इस पोएम को फटाफट से यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे और साथ ही साथ इसमें इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस जो यूज हुए हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो हम इस पोएम को यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं। अब हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम्स पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 10th में, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस। और उससे हमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में क्या पता चलता है कि वो लाइफ की बहुत ही जो गंभीर सिचुएशंस होती हैं उन्हें डिस्कस करते हैं विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। मीन्स वो अपनी बातों में कुछ सार्काज्म भी इंक्लूड करते हैं और किसी सेकंड पर्सन की कुछ नेगेटिव बात या फिर नेचर की ही कुछ ऐसी बातें जो कि उन्हें चुभती हैं, जो कि उन्हें प्रिक करती हैं, वो उन्हें भी अपनी पोएम्स में हाईलाइट करते हैं। सो इस पोएम में भी इसी तरह से उन्होंने गरीब लोगों की जिंदगी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस किया है और बहुत ही क्लैरिटी के साथ, पिटिलेस क्लैरिटी मीन्स बिल्कुल रूड वे में उन्होंने उनकी प्रॉब्लम के बारे में बताया है और उन्होंने अपनी तरफ से जो सोल्यूशन दिया है वो भी हमें बहुत ही ज्यादा रूड फील होता है। और साथ ही साथ उन्होंने इन गरीब लोगों के लिए सिंपैथी भी जताई है और एक बार फिर से उन्होंने अपना ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच शो किया है इस पोएम में भी। सो इस पोएम में भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ह्यूमैनिटेरियन है और वो इंसानियत के नाते इन गरीब लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम को यहाँ पर हाईलाइट करते हैं। अब ये जो टाइटल है अ रोड साइड स्टैंड, यानी कि सड़क के किनारे लगा हुआ ये स्टैंड, ये शेड जहां पर कुछ सामान खाने का जैसे फ्रूट सब्जियां बेची जाती हैं, तो इसी के सेलर की लाइफ के बारे में वो हमें यहाँ पर बता रहे हैं। तो सबसे पहले पोएट क्या कहते हैं, द लिटिल हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड, a roadside stand that too pathetically pled. It would not be fair to say for a dole of bread, but for some of the money, the cash, whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint. तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि सड़क के किनारे एक छोटा सा घर है, उसके बाहर एक छोटा सा शेड लगाया गया है और वो बिल्कुल सड़क के किनारे पर है। वहां से बहुत तेजी से ट्रैफिक गुजरता रहता है उस सड़क पे। अब ये जो रोड साइड स्टैंड है इसकी हालत बहुत ही बुरी है और इस पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी हालत भी बहुत ही बुरी है, वो बहुत गरीब है और ऐसा लगता है कि वो प्लीड कर रहे हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि वो ब्रेड के एक टुकड़े के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मीन्स वो भीख नहीं मांग रहे, लेकिन वो कुछ पैसों, कुछ कैश के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो पासिंग कार्स हैं उनमें शहर के लोग इधर से उधर ट्रैवल कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा रुक जाए, उनके शेड से कुछ सामान खरीद कर उन शेड वालों को कुछ पैसे दे दें। वो पैसा जिससे कि शहर के जो नाजुक लोग हैं, उन्हें फ्लावर ऑफ सिटीज कहा गया है, शहर में रहने वाले जो नाजुक लोग हैं वो भी इस पैसे की ही वजह से सिंक नहीं करते और बेहोश नहीं होते, मुरझाते नहीं हैं। तो यहाँ पे हमारे पोएट ने शहर के लोगों को फूलों के साथ कंपेयर करके कहा है कि जिस तरह से फूल मुरझाते नहीं है तो उनको अच्छा रखने के लिए कुछ चाहिए होता है, इसी तरह इंसानों को अच्छा रखने के लिए पैसा चाहिए होता है। तो वही पैसा इन शहरी लोगों की तो मदद करता ही है। तो ये जो गरीब लोग हैं गांव के जिन्होंने ये शेड लगाया हुआ है वो भी उम्मीद करते हैं कि उन्हें भी थोड़ा सा पैसा मिल जाए जिसकी मदद से वो भी अपने आप को संवार सके, अपनी जिंदगियों को बेहतर बना सकें। अब यहाँ पे देखिए हमारे पोएट ने पहली लाइन में लिटिल वर्ल्ड को रिपीट किया है। वो यहाँ पर रेपिटेशन यूज कर रहे हैं इस चीज पर स्ट्रेस डालने के लिए कि ये जो घर है वो भी बहुत छोटा है और उसके बाहर जो शेड लगाया गया है वो भी बहुत छोटा है। फिर यहाँ पर उन्होंने एलिट्रेशन का लिटरेरी डिवाइस यूज किया है। लाइन 3 में पैथेटिकली प्लेड, दोनों वर्ड्स प साउंड से शुरू हो रहे हैं, ये होता है एलिट्रेशन। पैथेटिकली प्लेड, प से दोनों वर्ड शुरू हो रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर सेम लाइन में ही पर्सोनिफिकेशन भी यूज हुई है। पर्सोनिफिकेशन यानी कि एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को एक ह्यूमन क्वालिटी दी गई है। जब वो कहते हैं कि रोड साइड स्टैंड
प्लीड कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। ऑब्वियसली वो जो स्टैंड है वो एक नॉन लिविंग थिंग है, वो एक ऑब्जेक्ट है, वो कैसे रिक्वेस्ट कर सकता है, राइट? रिक्वेस्ट करना एक ह्यूमन एट्रीब्यूट है। लेकिन हमारे पोएट कहते हैं अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, तो वो रोड साइड स्टैंड को पर्सोनिफाई कर रहे हैं। फिर लास्ट लाइन में यहाँ पर वो मेटाफर यूज करते हैं। मेटाफर इज एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन द क्वालिटीज ऑफ टू थिंग्स, तो वो शहर के रहने वाले लोगों को फूलों के साथ कंपेयर करते हैं जब वो कहते हैं द फ्लावर ऑफ सिटीज। तो वो क्या कहते हैं कि जो शहर में रहने वाले लोग हैं वो भी फूलों की तरह ही नाजुक हैं। आगे फिर पोएट कहते हैं द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विद अ माइंड अहेड, or if ever aside a moment, then out of sorts at having the landscape marred with the artless paint of signs that with N turned wrong and S turned wrong, offered for sale wild berries in wooden quoits or crook-necked golden squash with silver warts. अब यहाँ पे पॉलिश ट्रैफिक रेफर्स टू द कार्स, वो जो गाड़ियां हैं जो सड़क पे इधर उधर जाती रहती हैं वो बहुत ही चमक रही होती हैं और बिना कुछ सोचे समझे वो लोग तो अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे होते हैं। और हमारे पोएट कहते हैं कि अगर कभी कोई गाड़ी सड़क के किनारे आकर रुक भी जाती है तो वो क्या करती है, वो लोग कंप्लेन करने लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये जो शाबी सा शेड लगा हुआ है सड़क के किनारे, इसने लैंडस्केप की ब्यूटी को खराब कर दिया है। या फिर जो सिग्नल्स थे डायरेक्शंस के वो सही जगह पॉइंट आउट नहीं कर रहे, इससे वो अपनी डेस्टिनेशन को ढूंढ नहीं पा रहे, इसी वजह से वो कंप्लेन करते हैं। और साथ ही साथ वो देख लेते हैं कि ये जो शेड लगा हुआ है इसमें सेल पर क्या रखा हुआ है, लकड़ी के डब्बों में पड़ी हैं वाइल्ड बेरीज और गोल्डन स्क्वॉश, वो इस तरह की सब्जी होती है, इसे हम पंपकिन भी कहते हैं, जिसपे सिल्वर रंग के निशान हैं। ऐसे ही क्रुकेड नेक वाली टेढ़ी मेढ़ी सी गोल्डन रंग के स्क्वॉश जिस पर सिल्वर वॉट्स हैं, सिल्वर रंग के निशान हैं। यहाँ पे उन्होंने ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज किया है। ट्रांसफर्ड एपिथेट एक पोएटिक डिवाइस है जिसमें के जो एडजेक्टिव यूज होता है एक नाउन के साथ वो उस नाउन को रेफर नहीं करता बल्कि किसी और नाउन को रेफर करता है। यहाँ पे देखिए पॉलिश्ड ट्रैफिक, नाउ ट्रैफिक को पॉलिश नहीं कहा जा रहा, उन लोगों को पॉलिश्ड कहा जा रहा है जो इस ट्रैफिक में ट्रैवल करते हैं। तो यहाँ पर पॉलिश्ड एडजेक्टिव ट्रैफिक को नहीं रेफर कर रहा बल्कि उन लोगों को रेफर कर रहा है जो इन गाड़ियों में बैठकर ट्रैवल करते हैं। सो ये है ट्रांसफर्ड एपिथेट। आगे हमारे पोएट कहते हैं ऑफ ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटिफुल माउंटेन सीन, यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन व्हाई कीप योर मनी एंड गो अलोंग, the hurt to the scenery wouldn't be my complaint so much as the trusting sorrow of what is unsaid. So पोएट कहते हैं कि जब वो लोग सड़क के किनारे रुक जाते हैं तो उन्हें एक तो शेड पर पड़ी हुई चीजें दिखती हैं सेल के लिए और साथ ही साथ उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ का नजारा भी देखने को मिलता है। फिर वो कहते हैं कि तुम्हारे पास पैसे तो हैं लेकिन तुम मीन हो, यानी कि तुम सेल्फिश हो क्योंकि तुम ये पैसा अपने पास ही रखना चाहते हो और वहां से निकल जाना चाहते हो। मैं ये शिकायत नहीं करूंगा, यहाँ पर पोएट क्या कहते हैं कि मैं ये शिकायत नहीं करूंगा कि वो जो शेड है दिखने में बहुत ही गंदा है और वो वहां की सीनरी को खराब कर रहा है, क्योंकि उससे भी बड़ी शिकायत है हमारे पोएट के पास। और वो शिकायत क्या है कि वो जो गरीब लोग हैं जिन्होंने शहरी लोगों पर विश्वास करके वो शेड वहां लगाया था कि आने जाने वाले लोग वहां पर रुक के कुछ सामान खरीदेंगे और उन्हें कुछ पैसा देंगे, वो लोग अब सौरों में हैं, दुखी हैं क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा है। तो इन लोगों का विश्वास टूट रहा है और ये हमारे पोएट की कंप्लेंट है। यहाँ पर हमारे पोएट ने एक और मेटाफर यूज किया है, वो ट्रस्टिंग सोरो, यानी कि लोगों के विश्वास को उस दुख के साथ कंपेयर करते हैं। वो कहते हैं कि लोगों ने तो विश्वास किया था लेकिन उस विश्वास के बदले उन्हें क्या मिल रहा है, उन्हें दुख मिल रहा है। तो वो दो लोगों की फीलिंग्स को कंपेयर कर रहे हैं। जो रूरल लोग हैं उन्होंने तो ट्रस्ट किया, उन्होंने अपना फेथ इंस्टिल किया शहरी लोगों पे और शहरी लोगों ने रिटर्न में इन लोगों को सौरो दिया, दुख दिया, क्योंकि उन्होंने उनका विश्वास पूरा नहीं किया। इसके बाद रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड to try if it will not make our being expand and give us the life of the moving pictures promise,
that the party in power is said to be keeping from us. तो कहते हैं कि हमने शहर से बहुत दूर इस गांव में सड़क के किनारे एक स्टैंड लगाया है और हमें सिर्फ क्या चाहिए कि लोग हमसे हमारा जो सामान है, सब्जियां फल है, वो खरीदें और बदले में हमें कुछ थोड़ा सा पैसा दें जो उन्होंने शहरों में कमाया है, ताकि हम भी अपने हाथों में पैसे पकड़कर फील कर सकें कि वो कैसे होते हैं और हम भी पैसों से अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि उससे ऑब्वियसली हमारी लाइफ इम्प्रूव हो जाएगी। आर बीइंग एक्सपैंड यानी कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो इम्प्रूव हो जाएगा और उससे हमें वैसी जिंदगी मिलेगी जो कि हम पिक्चर्स में देखते हैं, मूवीज में देखते हैं, फिल्मी जिंदगी। वो जिंदगी उनके लिए एक रियलिटी बन जाएगी जब उनके पास भी थोड़ा सा पैसा आ जाएगा। और वही जिंदगी जो कि पावर में जो पार्टी है, जो पॉलिटिकल पार्टी है पावर में, वो हमसे वादा तो करती है लेकिन फिर हमें वो जिंदगी देती नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर भी उन्होंने एलिट्रेशन यूज किया है। फार फ्रॉम दोनों वर्ड्स फ से शुरू हो रहे हैं, पिक्चर्स प्रॉमिस दोनों वर्ड्स प साउंड से शुरू हो रहे हैं, अगेन पार्टी इन पावर प साउंड से शुरू हो रहे हैं, ये सब एलिट्रेशन है। फिर वो क्या कहते हैं, इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दीज पिटिफुल किन आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन टू लिव इन विलेजेस नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर where they won't have to think for themselves anymore, while greedy good doers, beneficent beasts of prey, swarm over their lives enforcing benefits. तो कहते हैं कि न्यूज में ये आ रहा है कि ये जो बेचारे से गांव के लोग हैं उन्हें इकट्ठा किया जाएगा, उनकी जमीनें उनसे खरीद ली जाएंगी और फिर उन्हें फर्दर इंटीरियर्स में, रिमोट विलेजेस में रहने के लिए भेज दिया जाएगा। वहां पे वो थिएटर और स्टोर के पास रहेंगे, थिएटर जो कि उन्हें फिल्मी जिंदगी दिखाएंगे और स्टोर्स जहाँ पे महंगे महंगे सामान तो मिलेंगे लेकिन वो खरीद नहीं पाएंगे। वहां पर जाकर कहा जाता है कि उन्हें अपने बारे में कुछ सोचना नहीं पड़ेगा क्योंकि जो पॉलिटिशियंस हैं वो उन्हें एक बहुत अच्छी जिंदगी प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पर फिर हमारे पोएट ने उन पॉलिटिशियंस को ग्रीडी गुड डूअर्स और बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे कहा है। तो क्या कहते हैं कि ये जो पॉलिटिशियंस है बहुत लालची हैं, कहने को तो ये अच्छा करते हैं लेकिन नहीं, ये स्वार्थी होते हैं। और ये क्या होते हैं, बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, यानी कि ये अपना फायदा करने वाले जंगली जानवर होते हैं जो कि इन गांव के लोगों के ऊपर बीज की तरह चिपक जाते हैं और उनसे सिर्फ बेनिफिट्स लेते रहते हैं। जैसे हनी बीज क्या करती हैं, अगर वो किसी के ऊपर अटैक कर देती हैं स्वॉर्म में, झुंड में, तो क्या करती हैं वो उसमें उनको उसको काट लेती हैं और उसका सारा खून चूस लेती हैं। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि इन हनी बीज की तरह ही ये जो पॉलिटिशियंस हैं ये भी इन बेचारे गांव के लोगों से सारे बेनिफिट्स लेकर उन्हें फेंक देंगे, उन्हें दूर कहीं किसी गांव में रहने के लिए भेज देंगे। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है, ग्रीडी गुड डूअर्स। यहाँ पे एक तो हमें पहले एलिट्रेशन देखने को मिलती है, ग्रीडी गुड डूअर्स और बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे में यहाँ पे ग यानी कि साउंड रिपीट हो रहा है और यहाँ पर ब साउंड रिपीट हो रहा है। ठीक है, और फिर इसमें हमें ऑक्सीमोरॉन देखने को मिलता है। ऑक्सीमोरॉन एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है जिसमें ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स यूज होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, लालची अच्छा करने वाला, अब जो लालची है वो किसी का अच्छा नहीं कर सकता क्योंकि वो स्वार्थी होता है, राइट। सो दिस इज एन ऑक्सीमोरॉन। इसी तरह से बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, बेनिफिशिएंट यानी कि दूसरों का फायदा करने वाला, और बीस्ट ऑफ प्रे एक जंगली जानवर होता है जो कि स्वार्थी होता है, जो कि अपना पेट भरना जानता है, राइट। सो अगेन ऑपोजिट वर्ड्स यूज हुए हैं जिनका अर्थ एकदम ऑपोजिट है। अब ये जो एडजेक्टिव है ये इसके साथ बिल्कुल भी ऑपोजिट है, तो इसे हम ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। ठीक है, एक एडजेक्टिव और एक नाउन, लेकिन दोनों का ऑपोजिट है। हम कभी भी एक गुड डूअर को ग्रीडी नहीं कह सकते, कभी भी एक बीस्ट ऑफ प्रे बेनिफिशिएंट नहीं हो सकता। सो ये क्या है, ये है ऑक्सीमोरॉन्स। आगे फ्रॉस्ट कहते हैं that are calculated to soothe them out of their wits, and by teaching them how to sleep they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way। तो क्या कहते हैं कि वो जो पॉलिटिशियंस हैं वो बहुत ही हिसाब किताब लगाकर इन गांव के लोगों को बहुत ही प्यार से मदहोश कर देते हैं। मींस उनके ऊपर ऐसा कंफर्ट का आराम डाल देते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आती, उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो लोग उनके साथ क्या क्या गलत कर रहे हैं। और फिर ये जो आराम वो उनके ऊपर डाल देते हैं उसकी वजह से वो जो गांव के बेचारे से इनोसेंट लोग हैं वो ऐसे ही दिन भर सोते रहते हैं
और उनके रातों की नींद वो हराम कर देते हैं, क्योंकि उनके पास ना तो कोई पैसा है ना तो कोई काम है, तो उन्हें चैन तो नहीं मिलता, लेकिन दिन के समय वो बेचारे ऐसे ही गुमसुम से रहते हैं और उनके रातों की नींद भी खत्म हो जाती है। तो इस तरह से ये जो क्लेवर पॉलिटिशियंस हैं, वो ये इनोसेंट गांव वाले लोगों का बेवकूफ बनाते हैं। फिर रॉबर्ट कहते हैं, समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बेयर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन. The sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer for the squeal of brakes, the sound of a stopping car. तो कहते हैं कि कई बार मुझसे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि ये बेचारे जो स्टॉल वाले हैं, जो गरीब लोग हैं, वो ऐसे बच्चों की तरह अपनी खिड़की की तरफ देखते रहते हैं, अपनी शेड की खिड़की की तरफ देखते रहते हैं। जैसे बच्चे के अंदर एक डिजायर होती है ना कि हाँ उसे कुछ मिलेगा, इसी तरह से वो भी दुख भरी नजरों से अपने शेड की खिड़की की तरफ देखते रहते हैं, लेकिन उनका सारा एफर्ट वेस्ट जाता है क्योंकि वहां पे कोई रुकता नहीं है। लेकिन वो सारा दिन ऐसा लगता है कि भगवान से प्रे कर रहे हैं और इंतजार करते रहते हैं कि कोई गाड़ी तो ब्रेक लगाएगी और आकर उनके शेड के पास रुकेगी। सो वो बेचारे बहुत ही बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, ऐसा लगता है पोएट को। Of all the thousand selfish cars that pass, just one to inquire what a farmer's prices are, and one did stop but only to plough up grass in using the yard to back and turn around, and another to ask the way to where it was bound, and another to ask could they sell it a gallon of gas? They couldn't, they had none, didn't it see? अब यहाँ पर वो कहते हैं कि इतनी हजारों सेल्फिश गाड़ियां वहां से गुजरती हैं, लेकिन कोई भी गाड़ी वहां पर आकर ब्रेक लगाती नहीं है, कोई भी आकर वहां शेड से कुछ भी नहीं खरीदता। अगर कोई गाड़ी वहां पे रुक भी जाती है तो वो किसान से सिर्फ प्राइसेस पूछती है कि भैया आलू कैसे दिए, प्याज कैसे दिए। एक गाड़ी रुक भी जाती है तो सिर्फ अपनी गाड़ी को टर्न करने के लिए, क्योंकि उसे दूसरी दिशा में जाना होता है, और वहां पे लगी हुई घास को भी वो वहां से उखाड़ देती है। ठीक है। और एक गाड़ी रुक जाती है कभी कोई रास्ता पूछने के लिए, और एक और गाड़ी रुक जाती है पूछने के लिए कि क्या तुम गैस यानी कि फ्यूल बेचते हो या नहीं। और इसमें हमारे पोएट को गुस्सा आ जाता है कि वो इस तरह की बातें क्यों पूछते हैं, क्या उसे दिखता नहीं है कि वहां पे फ्यूल नहीं बेचा जा रहा, बल्कि वो तो बेचारे कुछ सब्जियां फल बेच रहे हैं। सो यहाँ पर सेल्फिश कार्स क्या है, ये भी एक ट्रांसफर्ड एपिथेट है। हमारे पोएट तो यहाँ पर सेल्फिश कह रहे हैं उन लोगों को जो इन गाड़ियों में बैठकर ट्रैवल करते हैं। सो सेल्फिश कार्स डज नॉट मीन दैट द कार्स आर सेल्फिश, बट द पीपल हु आर ट्रैवलिंग इन द कार्स आर सेल्फिश। सो दिस इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। देन देर इज एनाफोरा ऑल्सो। आप देख सकते हैं ना, सेकेंड लास्ट और थर्ड लास्ट लाइन्स एंड अनदर से शुरू हो रही है, ये एनाफोरा है। इसके बाद फ्रॉस्ट कहते हैं, no, in country money, the country scale of gain, the requisite lift of spirit has never been found. Or so the voice of the country seems to complain. I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain. कंट्री मनी यानी कि गांव के पैसे, ऐसा पैसा जो कि गांव में विलेजेस में कमाया जाता है, जो कि बहुत ही थोड़ा होता है अमाउंट में। तो कह रहे हैं कि कंट्री में यानी कि विलेज साइड में जो गेन है वो बहुत थोड़ा होता है, मार्जिन्स बहुत थोड़े होते हैं प्रॉफिट के। सो उससे आपकी जो स्पिरिट्स है, आपकी जो आत्मा है, वो इतनी जागृत नहीं होती क्योंकि आपके पास बहुत थोड़े पैसे बचते हैं। तो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जो गांव के लोग हैं वो ये शिकायत कर रहे हैं कि गांव में उनको इतना पैसा कमाई नहीं होता, और उनकी इस प्रॉब्लम का रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पास एक ही इलाज है। वो कहते हैं कि एक ही बार में एट वन स्ट्रोक इन लोगों को इनके पेन से रिलीव कर देना चाहिए, और वो स्ट्रोक क्या है कि इन्हें मार ही देना चाहिए जान से। And then next day, as I come back into the scene, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. और फिर वो कहते हैं कि अगले दिन जब मैं वापस से नॉर्मल सोचने लग जाता हूँ, जब मेरा माइंड का बैलेंस नॉर्मल हो जाता है, तो मैं सोचता हूँ कि तुम कौन है? हम यानी कि वो जो रीडर्स हैं, तुम मेरे पास आओ और मुझे ऑफर करो कि किस तरह से तुम मेरी मदद करोगे इस दुख से बाहर निकलने में।
ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पोएट ने पोएम एंड की एक सवाल के साथ। वो सवाल है रीडर्स के लिए कि किस तरह से रीडर्स हमारे पोएट की मदद कर सकते हैं इस दुख से बाहर निकलने में, यानी कि वो क्या सोल्यूशन ऑफर कर सकते हैं इन विलेज पीपल के लिए, ताकि उनकी लाइफ इंप्रूव हो सके, ताकि वो कुछ ज्यादा पैसे कमा सकें। अब जब वो विलेज पीपल की लाइफ ठीक हो जाएगी तो ऑब्वियसली रॉबर्ट फ्रॉस्ट का भी दुख कम हो जाएगा। तो हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की मदद करेंगे इस दुख से बाहर निकलने में। अब एक और डिवाइस जो हमने इस पूरी पोएम में देखा, जब आप पूरी पोएम पढ़ते हैं तो आप इसमें नोटिस करेंगे वो जो डिवाइस है वो है एंजैबमेंट। एंजैबमेंट क्या होता है? जैसे कि हम एक सेंटेंस लिखते हैं, वो कंटिन्यू होता रहता है 2-3 लाइंस में, और लाइंस के एंड में कोई पंक्चुएशन मार्क या स्टॉप नहीं होता, क्योंकि सेम ही बात चल रही होती है नेक्स्ट लाइन में। जैसे कि यहाँ देखिए, इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दीज पिटिफुल किन आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन टू लिव इन विलेजेस नेक्स्ट टू द थिएटर्स एंड द स्टोर। अब ये जो इतना पैसेज है, ये एक ही पार्ट है, इसे बस 3 लाइंस में बांट दिया गया है। सो इस तरह का जो डिवाइस होता है जिसमें एक ही बात कंटिन्यू होती रहती है और कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता लाइन के एंड में, इसे हम एंजैबमेंट कहते हैं, जो कि आपको पोएम में, इस पोएम में काफी जगहों पर देखने को मिलता है। अब अगर हम रोड साइड स्टैंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो इस पोएम में एक तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है पोएटिक डिवाइसेस से रिलेटेड, जैसे कि हमने ऑक्सीमोरॉन और एलिट्रेशन वाला पोएटिक डिवाइस देखा। साथ ही साथ इसमें पोएट आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपके क्या विचार हैं पोएट के विचार के बारे में, और आप क्या सोचते हैं कि किस तरह से आप पोएट को उनकी पेन से रिलीव कर सकते हैं, जैसा कि पोएट ने हमें एंड में कहा। और साथ ही साथ एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया जा सकता है और उसके बेस पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं 1 मार्कर, जिसमें कि आपसे पूछा जा सकता है कि इस एक्सट्रैक्ट में इस चीज का क्या मतलब है, सेंटेंस से पोएट क्या कहना चाहते हैं, या कौन सा लिटरेरी डिवाइस यहाँ पर यूज हुआ है। ठीक है, सो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रोड साइड स्टैंड से। अगर हम वैल्यू बेस्ड या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की बात करें तो इस पोएम का जो थीम है द प्लाइट ऑफ द लाइफ ऑफ द पुअर पीपल, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड में भी पूछा जा सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने अब ये पोएम अच्छे से समझ ली है। इसका एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो भी है, वो भी आप देख सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे कमेंट्स में मिल जाएगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स एंड वील रिवर्ट टू यू। एंड विद दिस इज रुचिका साइनिंग ऑफ। टिल वी मीट नेक्स्ट, टेक केयर एंड गुड बाय।